हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केबीएस पीआरटी में इस समय हम हिंदी और साइंस को कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे, आज से हम स्टार्ट करेंगे मैथ। और मैथ में बेसिक मैथ ही पढ़ना है जो 1 से लेकर क्लास 8 तक की बुक से लिया गया है, क्योंकि हमें सिलेक्ट होना है, ना कि हमें ज्ञानी बनना है। ठीक है। हमें चाहिए क्या, सिलेक्शन चाहिए। तो सिलेक्शन के लिए वो क्वेश्चन पढ़िए जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं या जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। ठीक है। तो समय को ना खराब करते हुए हम सीधे चलते हैं मैथ के सेशन पर। वहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारे सिलेबस डिस्कशन हमने पहले ही लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में कर लिया है। ठीक है। अब यहाँ पे सीधे हम कैलकुलेशन पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आपका जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है क्या, आंकिक क्षमता, जिसे न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं, या नंबर सिस्टम। ठीक है। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी में हमें क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है, और साथ में कैलकुलेशन करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है। अब प्रश्न ये बनता है कि विश्लेषण हम मैथ में किस चीज़ का करेंगे? तो विश्लेषण हम करेंगे समीकरण का। ठीक है। विश्लेषण किसका करेंगे? समीकरण का करेंगे, इक्वेशन का करेंगे। अब इक्वेशन की बात आ गई तो इस इक्वेशन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सॉल्व करेंगे हम अंक को। किसको सॉल्व करेंगे? अंक को सॉल्व करेंगे, संख्या को सॉल्व करेंगे। ठीक है। चिन्ह को सॉल्व करेंगे और अक्षर को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब बात आती है अंक की, डिजिट की। तो डिजिट को हम समझते हैं और संख्या को समझते हैं साथ में। अगर यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, अगर पूछा जाए कि इस 1 जो नंबर लिखा है इसकी डिजिट क्या है, तो आप जानते हैं इसमें कितने नंबर हैं, केवल 1 है। तो इसकी डिजिट जो होगी 1 डिजिट होगी। क्लियर हुआ? इसकी डिजिट जो होगी 1 होगी। लेकिन अगर ये नंबर लिख दिया 23, तो 23 की जो डिजिट होगी वो कितने डिजिट है इसमें? 2 डिजिट है। यानी जो नंबर है वो 2 डिजिट नंबर है। ठीक है। ऐसे ही हम बात करें 1 2 3। ठीक है। ये आप अगर नंबर देखेंगे तो 123 है, लेकिन इसमें अगर डिजिट की बात करें तो कितने डिजिट हैं? 1 2 3, यानी इसमें डिजिट 3 डिजिट है। ठीक है। आगे संख्या लें 1 4 5 1। अगर इसके हम डिजिट की बात करें तो इसमें कितने नंबर हैं? 1 2 3 4। ठीक है। तो ये 4 डिजिट का नंबर होगा। ठीक है। लेकिन अगर इसी में संख्या की बात करें, यहाँ पे 1 लिखा है तो संख्या इसकी 1 होगी, यानी संख्या जो होगी 1 होगी। 23 में भी संख्या 1 होगी, 123 में भी संख्या 1 होगी, और 1451 में भी संख्या क्या होगी? एक ही नंबर होगा। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा कि डिजिट क्या है और संख्या क्या है। लेकिन अगर हम ऐसे नंबर लिख लें, कैसे? 8 7 5 6। तो यहाँ पे अगर डिजिट की बात करें तो यहाँ पे 4 डिजिट है, डिजिट 4 है, 1 2 3 4, अलग अलग डिजिट है। और अगर नंबर की बात करें तो नंबर भी यहाँ कितने हैं? 4 नंबर है। तो ये अंक और संख्या में अंतर को बता रहा है कि कैसे अंतर होता है। अब हम चिन्ह को समझेंगे, कौन कौन से चिन्ह हमको सॉल्व करने हैं और वो चिन्ह कौन कौन से हैं। ठीक है। पहला चिन्ह हो गया पॉजिटिव, जिसे हम धन कहते हैं। दूसरा ऋण का चिन्ह हो गया, जिसे हम सब्ट्रैक्ट कहते हैं। तीसरा चिन्ह हो गया मल्टीप्लाई का, जिसे हम गुणा कहते हैं। ठीक है। चौथा चिन्ह हो गया डिवाइड का, ये भाग का चिन्ह है, ये गुणा का चिन्ह है। ठीक है। ये ऐड का चिन्ह है या योग का चिन्ह है, ये घटाना का चिन्ह है। ठीक है। इतने चिन्ह आपको पढ़ने होंगे, और ये बेसिक चीज इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि केवीएस में बेसिक चीजें ही आती हैं। तो आपको ये अंतर अगर समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है और कौन कौन से चिन्ह होंगे। तो चिन्ह होंगे, आप देखेंगे ये, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, ये भी चिन्ह है। अगर इस पे यन घात रख दें, ठीक है, तो ये
एन स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, साथ में क्यूब स्क्वायर रूट। ये सभी क्या है, चिन्ह हैं, इन चिन्हों को सॉल्व करना आना चाहिए। आगे बात करेंगे अक्षर। मैथ में कौन कौन से अक्षर आते हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो अक्षर आ गए, ए लिख दिया, ए स्क्वायर लिख दिया, बी स्क्वायर लिख दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। ये सारे अल्फ़ाबेट है यूज किए गए हैं, ठीक है। और अल्फ़ाबेट यूज किससे किए गए हैं, आपके जितने भी साइन हैं उन सबका यूज करके यूज किया गया है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है संख्याएं। अगर किसी संख्या को लिखना है तो हम कौन कौन से नंबर का यूज करेंगे। तो अगर संख्या को लिखना है तो आप जानते हैं चलती है हम अपने यहाँ क्या, दासमौलिक सिस्टम, सिद्धांत पद्धति, या डेसिमल सिस्टम, या डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इन्हीं सारे नंबर का यूज करके हम डिजिट बनाते हैं। जैसे हमें बोल दिया जाए 3 डिजिट का नंबर बनाइए, तो 3 डिजिट का नंबर इसी से यूज करके बनाए और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट बनाए तो 987 जो होगा क्या होगा, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा। तो ऐसे ही हमको 3 डिजिट का नंबर बनाना आना चाहिए, 4 डिजिट का नंबर बनाना आना चाहिए, 5 डिजिट का आना चाहिए, 6 डिजिट का आना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे नंबर सिस्टम की। शुरुआत अब क्या होती है, नंबर जान गए, अब आती है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम समझेंगे क्या, प्राकृतिक संख्या को। किसको समझेंगे, प्राकृतिक संख्या को। प्राकृतिक संख्या को समुच्चय n से प्रदर्शित किया जाता है। इसका भी आगे हम यूज बताएंगे, ठीक है। तो अभी घबराइए मत, इसको केवल आप समझते चलिए बस चीजों को। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या जितने भी गिनने की संख्याएं होती, काउंटिंग की जो संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि वो नेचर में हमारे होते हैं और उनको हम देख कर गिन सकते हैं, इसीलिए उसको नेचुरल नंबर बोला जाता है, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या स्टार्ट क्या होगी, किसी भी नंबर को काउंट करने के लिए हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2003, ठीक है, 4001, और ऐसे नंबर जाते जाते अनंत तक जाए या इन्फिनिटी तक जाए, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो 1 से लेकर अनंत तक संख्याएं जा सकती हैं। खरब, 10 खरब, संख, 10 संख, ऐसे नंबर जा सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होगी या स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर होगा क्या होगा। तो अगर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें, ठीक है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें तो क्या होगा, 1 होगा। और ग्रेटेस्ट नंबर की अगर बात करें, ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें तो ग्रेटेस्ट नंबर ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, या प्राकृतिक संख्याओं का सबसे बड़ी संख्या आप पता ही नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए एक संख्या बोला गया 7, तो 7 का ग्रेटेस्ट नंबर 8 बता सकते हैं। मान लीजिए कोई संख्या आपने 10,000 बोला, तो 10,001 उसकी बड़ी संख्या बता सकते हैं। तो इसलिए प्राकृतिक संख्या होती है जो सबसे स्मॉलेस्ट, अगर प्राकृतिक नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 है, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर प्राकृतिक संख्या का एक सेट दिया जाए, अगर समुच्चय दे दिया जाए, जैसे संख्या मान लीजिए 2003, 4001, 2025, ये संख्याएं हैं। अब इसमें अगर पूछा जाए ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, तो इन संख्याओं को देखेंगे तो 4001 ग्रेटेस्ट नंबर है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा, 2003, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब समुच्चय n की बात कर ली, तो अगर अब प्राकृतिक संख्या हमें गिनने वाली संख्याएं पता हो गई। अब अगर हम गिनने वाली संख्याओं के साथ, भाई गिनती ये है नेचुरल नंबर, 1 से लेकर अगर इनफाइनाइट तक लिखते हैं नेचुरल नंबर है, और इसी के साथ अगर जीरो भी शामिल कर दें तो वो ऐसी संख्याएं क्या बोली जाएंगी, होल नंबर बोली जाएंगी। ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे।
और पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। अब देखिए पूर्ण संख्या को एक चीज हम और कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। ठीक है, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर पॉइंट क्या बना कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बट सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, नहीं होती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। और ये पॉइंट ध्यान में रखिए क्योंकि कथन वाले क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि पूर्ण संख्या में जो संख्याएं होती हैं 0 के साथ धनात्मक संख्याएं होती हैं। यानी प्राकृतिक संख्याएं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी धनात्मक संख्याएं हैं, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव नंबर में भी है। अब देखिए यहाँ से एक पॉइंट निकला कि जो पूर्ण संख्या है वो नेचुरल नंबर का सेट होता है। यानी नेचुरल नंबर होता है पूर्ण संख्या का सबसेट होता है, पूर्ण संख्या का सबसेट होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे बात करेंगे पूर्णांक की। पूर्णांक की बात करते हैं तो पूर्णांक जो होता है इसे समुच्चय i से डिनोट किया जाता है। अब पूर्णांक में क्या होता है, तो पूर्णांक के लिए हमें सबसे पहले चाहिए क्या, धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं, तो धनात्मक संख्याएं जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी क्या होंगी, 1 से लेकर जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं अनंत तक की वो सभी धनात्मक संख्याएं होंगी। या जिस संख्या के सामने कोई भी चिन्ह न लगा हो वो सभी धनात्मक संख्याएं मानी जाती हैं। ठीक है, अब धनात्मक संख्याओं के साथ अगर हम जीरो भी इंक्लूड कर दें तो जीरो भी पूर्णांक होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। और अब इसमें अगर ऋणात्मक संख्या की बात करें, अगर जितनी धनात्मक संख्याएं हैं उनके पहले ऋण चिन्ह लगा दें या माइनस चिन्ह लगा दें या जिसे निगेटिव साइन यूज कर दें, ठीक है, तो वो सभी संख्याएं क्या होंगी, ऋणात्मक संख्याएं होंगी। जैसे -1, ठीक है, -1, -2, -3, -4 और -5 से लेकर -इनफाइनाइट तक का नंबर, मतलब 2000, -2003, -2004, ऐसे भी नंबर क्या होंगे, ऋणात्मक संख्याएं होंगी। यानी पूर्णांक क्या है, पूर्णांक धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर और जीरो का सम्मिलित पार्ट होता। ठीक है, इसका मतलब यहां से क्या क्वेश्चन बना, यहां से क्वेश्चन बना कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती हैं। दूसरा पॉइंट बनता है सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक होती है। लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकते, पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, और सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या भी नहीं हो सकती है। इतनी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं और समझते हैं भिन्न। तो आप देख रहे हैं क्रम से बता रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या पर कौन डिपेंड है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पर कौन डिपेंड है, पूर्णांक डिपेंड है। ठीक है, और पूर्णांक से अब क्या बनेगा, अब पूर्णांक और पूर्ण संख्या का यूज करके आगे देखिए क्या बनाते हैं, भिन्न संख्या। भिन्न संख्या फ्रैक्शन जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो भिन्न संख्या क्या होगी,
भिन्न संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाए। ठीक है, जहां पर p क्या है, न्यूमरेटर है, q क्या है, डिनोमिनेटर है, यानी p बटे q के रूप में लिखा जाए। लेकिन जो p और q हो वो किसके एलिमेंट हो, वो पूर्ण संख्या का एलिमेंट हो, यानी p और q जो हो वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी हम उसको भिन्न कहेंगे। अगर p और q दोनों पूर्णांक हैं तब उसको हम भिन्न नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहने लगते हैं, परिमेय संख्या कहने लगते हैं। ठीक है, जैसे 0, तो 0/1 लिखा जा सकता है, तो ये एक भिन्न भी है। ठीक है, समझ में आया। लेकिन अगर -1/2 लिख दें, अब देखिए -1 p को क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, लेकिन p क्या है, पूर्णांक है, इसलिए आपका जो -1/2 है वो भिन्न संख्या नहीं होगी। भिन्न संख्या वही जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं होंगी सारी भिन्न संख्या को बनाएंगी, जैसे 3/2, 4/3, ठीक है, 5/7, ये सभी भिन्न संख्याएं हैं। अब बाद में जब हम भिन्न संख्याओं के प्रकार के बारे में बात करेंगे तो वहां पर कुछ साथ में क्वेश्चन का भी डिस्कशन होगा। अब दशमलव संख्या की बात आती है। दशमलव, ठीक है, दशमलव का मतलब जैसे एग्जांपल हम मान लें 2.3, 4.5, 6.7, 8.9, ये सभी जो संख्याएं हैं दशमलव संख्या है। ठीक है, दशमलव का मतलब है जो 10 के अनुपात में हो, मतलब जिस संख्या का जो डिनोमिनेटर हो वो 10 हो, जैसे 2/10, इसको लिख सकते हैं 0.2, यानी जिसका डिनोमिनेटर 10 के गुणज में हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, ऐसी संख्याएं दशमलव संख्या कही जाती हैं। अब दशमलव संख्या को भी अगर डिवाइड कर दें दो भाग में, तो दशमलव संख्या में दो चीजें होती हैं, एक शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव होता है। शांत दशमलव, ठीक है, अब सबसे पहले जिसे शांत दशमलव को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बोलते हैं और अशांत दशमलव को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी परिमेय संख्या हमने नहीं स्टार्ट किया, अब दशमलव के बाद ही परिमेय संख्या के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, क्लियर हो गई है। अब आगे हम चलते हैं और अगले पॉइंट की ओर चलते हैं कि शांत दशमलव क्या है। जैसे 1/2 है, अगर इसको डिवाइड किया जाए तो दशमलव के बाद केवल एक डिजिट पर जाएगा और बाकी नंबर कट जाएगा, यानी यहाँ पर, ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। इतनी चीज ध्यान से समझिएगा कि 1/2 को अगर हम दशमलव में बदलना चाहें तो अगर 1 में 2 से भाग करें, यानी एक संख्या में 2 से भाग करें, तो 1 में तो जाएगी नहीं, हमें पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, 0 बढ़ाएंगे, जब 5 टाइम्स ले जाएंगे तो ये कट जाएगा। मतलब ये जो दशमलव है वो अब क्या हो गया, दशमलव के एक डिजिट जाने के बाद शांत हो गया है, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे दशमलव को शांत दशमलव कहा जाता है और प्रत्येक शांत दशमलव जो होता है परिमेय संख्या होती है। ठीक है, जैसे 1/2 हो गया, 1/4 हो गया जिसे 0.25 लिखा जाएगा। ठीक है, 1/8 हो गया जिसे 0.125 लिखा जाएगा। ठीक है, और 5/2 हो गया जिसे 2.50 लिखा जाएगा। तो ऐसे दशमलव संख्याएं शांत दशमलव होती हैं। साथ में इनके जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर हमेशा 2 और 5 के गुणज में होगा। तो जिस भी डिनोमिनेटर में 2 और 5 संख्या मिल जाए और पूछा जाए कि वो शांत दशमलव है या नहीं, तो वो शांत दशमलव होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं अनवसानी या अशांत दशमलव। अशांत दशमलव जैसे 1 को 3 से भाग दिया जाए, तो 3 से भाग देंगे तो पहले पॉइंट बढ़ेगा, तो ये 10 बनेगा। 3 3 जा 9 या 3 3 का 9, 3 3 का 9, तो 3 3 जो संख्या है बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी यहाँ पर रिमाइंडर हमेशा 1 बच रहा है और यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0। ये भी ध्यान रखिएगा, शांत दशमलव में जो रिमाइंडर जो शेषफल होता है वो 0 होता है और अशांत दशमलव में जो शेषफल होता है वो 1 होता है।
ठीक है, या और भी कोई संख्या हो सकती है, लेकिन रिमाइंडर 1 ही होगा, शेषफल 1 होगा। जैसे 1/3 हो गया, 1/6 हो गया, ठीक है। 0.1666 बार बार 6 जो है रिपीट होगा। अगला हो गया 1/9, जिसे लिख सकते हैं 0.111111 ऐसे रिपीट होगा। तो ये जो भी एग्जाम्पल हैं ये अनावसानी है, आसान दशमलव, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये रिपीट हो रही है। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप का होगा, एक रिकरिंग होगा, इसका मतलब है आवर्ती, मतलब बार बार वो संख्या रिपीट होती रहे, और दूसरा होगा अनावर्ती आसान दशमलव, यानी वो संख्या रिपीट ना हो, नंबर वहां पे चेंज हो जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगला हम पढ़ना है कि अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के कितने पार्ट होंगे और उन्हें किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे। तो नॉन डेसिमल में दो पार्ट होंगे, एक रिकरिंग होगा और एक नॉन रिकरिंग डेसिमल होगा। ठीक है, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को आवर्ती आसान दशमलव बोला जाता है, और नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को अनावर्ती आसान दशमलव बोला जाता है। ठीक है, जैसे हमने 1/3 लिखा, तो इसमें आप देख रहे हैं जो संख्या 3 है वो बार बार क्या आ रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, बार बार आवर्ती हो रही है, मतलब 3 3 के आवर्त में आ रहा है। ऐसे ही 1/6 को देखें, तो 0.1 के बाद जो 6 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी आवर्ती आसान दशमलव है। और ये भी आप देख रहे हैं भिन्न में लिखा गया है। ठीक है, भिन्न के रूप में लिखा गया है। यहाँ पे भिन्न की बात करेंगे तो भिन्न की बात यहाँ से आती है, यानी जो आवर्ती अशांत दशमलव होता है वो भी भिन्न होता है, और शांत दशमलव भी भिन्न में आता है। जैसे 1/9 लिख दिया, तो इसको भी सॉल्व करेंगे, 0.1111 बार बार रिपीट होगा, तो ये होता है आवर्ती अशांत दशमलव। तो जितने भी आवर्ती अशांत दशमलव होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके परिमेय संख्या लिखे जाते हैं। अनावर्ती अशांत दशमलव क्या है, जैसे कोई संख्या है √2 हो गया, ठीक है, √3 हो गया, यानी जितने भी अपरिमेय संख्याएं हैं, जितने भी अपरिमेय संख्याएं वो अनावर्ती अशांत दशमलव में आती हैं। कैसे क्यों आती हैं, क्योंकि अगर इनको सॉल्व करेंगे तो √2 की जो डेसिमल के बाद वैल्यू आएगी वो ना तो रिपीट होगी और ना ही वो शांत होगी, यानी वो अशांत हो आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन नंबर रिपीट भी नहीं होगा, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये अनावर्ती अशांत दशमलव है। और जब परिमेय अपरिमेय संख्याओं को सॉल्व किया जाता है तो हमेशा जो दशमलव आता है वो अनावर्ती आसान दशमलव आता है, इसलिए ये संख्याएं, जितनी संख्या हमने लिखा है ये सभी अनावर्ती आसान दशमलव। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, जैसे हम किसी भी नंबर को अगर सॉल्व करें, डिवाइड करें, तो डिवाइड करने पर अगर डेसिमल में इस तरह से आता है 0.345791 और आगे बढ़ता रहे, इसमें आप देख रहे हैं कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो नहीं रिपीट हो रहा है तो इसको नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हो गया 0.31001005, फिर आगे भी नंबर, जितने भी नंबर मिले सब डिफरेंट नंबर रहे, तो उसे हम कहेंगे अनावर्ती अशांत दशमलव। और जितना अनावर्ती अशांत दशमलव होता है वो सभी क्या होते हैं, वो सभी अपरिमेय होते हैं। ठीक है, वो सभी अपरिमेय संख्या, यानी जो परिमेय संख्या नहीं होगी वो सारे अपरिमेय संख्या कहे जाएंगे। और यहाँ जो आवर्ती अशांत दशमलव है ये होती है परिमेय संख्या, यानी हमें कॉन्सेप्ट किसका मिला, परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट मिला। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, अब हम समझेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है, कौन सी बला है, इसे समुच्चय R से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक भिन्न जो होती है वो परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती। अब परिमेय संख्या की परिभाषा हम देखें, इसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, यानी हर और अंश के रूप में, अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, जहां जैसे 1/2 -3/2, ठीक है,
और जहाँ पे पी और क्यू जो हों वो पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब पी और क्यू ऋणात्मक भी हो सकते हैं और धनात्मक भी हो सकते हैं। पी और क्यू क्या हो सकते हैं? ऋणात्मक भी हो सकते हैं और धनात्मक भी हो सकते हैं। यानी जितने भी ऋण संख्याओं भिन्न में जितने भी ऋण संख्याएं होंगी वो भी परिमेय संख्या होगी, और जितने धन परिमेय संख्या होगी वो भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन क्यू कभी भी जीरो ना हो। यही काम फ्रैक्ट भिन्न में भी है कि जहां पर क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जीरो हो गया तब आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे लिखा जाए 1/0, तो ये आपका परिभाषित है। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ध्यान से इतनी बातों को सीखना है। ठीक। अब परिमेय संख्या दो प्रकार की होगी, धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है। अब जब परिमेय संख्या की आगे हम भिन्न में बात करेंगे तो और ज़्यादा डिस्कस करेंगे इस पर। अपरिमेय संख्या, इसके बारे में अभी हमने बताया कि जितने भी अनावर्ती अवसानी जो दशमलव हैं वो सभी अपरिमेय संख्या होती है। यानी जो परिमेय संख्या नहीं होगी वो सब अपरिमेय संख्या, जैसे √2, 3+√2, ठीक है, 2 - √2, ये सभी क्या हैं? अपरिमेय संख्या हैं। तो ध्यान से समझ के रखिएगा कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब अगर हम पाई को लें तो पाई आप जानते हैं क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या कही जाती है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, जो परिमेय संख्या और परिमेय संख्याएं हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? परिमेय संख्या में सभी पूर्णांक क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, जबकि क्यू जीरो के इक्वल ना हो। ठीक है। सभी पूर्ण संख्या भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। सभी प्राकृतिक संख्या भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। यानी वास्तविक संख्याओं में सारे नंबर आ जाते हैं। परिमेय संख्या, ठीक है, जितने भी नंबर हैं वो सभी इसमें आ जाते हैं। तो ये सभी क्या हैं? अपरिमेय संख्या। यानी ये सभी इन संख्याओं को क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। यानी वास्तविक संख्या में -1/2 भी वास्तविक संख्या है, 1 भी वास्तविक संख्या है, -2 भी वास्तविक संख्या है, ठीक है, √2 भी वास्तविक संख्या है, √3 भी वास्तविक संख्या है। लेकिन वास्तविक संख्या से एक प्रकार और आता है जिसे सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, या जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे लिख दिया जाए 2+2i, तो ये क्या है? जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर को लिखा जाता है। ये आपका रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। अब कुछ क्वेश्चन हैं इस आधार पे जिन्हें हम सॉल्व करेंगे, और आगे अगले पार्ट में और भी ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है। दूसरी तरफ चलते हैं नंबर। नंबर में हम समझेंगे ऑड नंबर और इवन नंबर। ठीक है। तो ऐसे नंबर जिन्हें 2 से अगर डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए, रिमाइंडर 1 आ जाए। अगर किसी भी ऑड नंबर को बोलते हैं विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। और इवन नंबर को बोलते हैं सम संख्या। ठीक है। अगर ऐसे नंबर जिन्हें 2 से हम क्या कर दें, अगर डिवाइड कर दें, तो उनका जो रिमाइंडर है कितना आ जाए? 1 आ जाए, तो वो सारे नंबर ऑड नंबर होते हैं। जैसे अगर 3 को डिवाइड कर दें 2 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा, तो ये ऑड नंबर होगा। 1 को अगर 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर यहाँ भी आएगा, 1 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर यहाँ भी आएगा, और तो 1 भी क्या होगा? एक ऑड नंबर होगा, विषम संख्या होगी। ठीक है। इवन नंबर क्या है? ऐसे नंबर जिन्हें डिवाइड करने पर, जिन्हें 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो रिमाइंडर 0 आ जाए, तो ऐसे नंबर को सम संख्या बोलते हैं। और साथ में सम संख्याओं में हमेशा लास्ट जो डिजिट होगी वो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। यानी ये सारे नंबर 2 से कट हो जाएंगे और रिमाइंडर 0 आएगा, तो वो सारी संख्याएं सम संख्याएं कही जाती हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। अब सम संख्या के आधार पर कुछ
पॉइंट हैं जिन्हें आपको लिखना होगा। अगर दो संख्याएं ऑड हैं और दोनों को क्या किया जाए, दोनों को जोड़ा जाए, दो संख्याएं ऑड हैं और उन्हें जोड़ा जाए तो हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। जैसे 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, ऑड और इवन को ऐड करेंगे तब भी क्या आएगा, तब उस कंडीशन में ऑड नंबर आएगा। जैसे 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक, क्लियर हुआ। इवन को इवन में ऐड करेंगे तो हमेशा कैसा नंबर आएगा, हमेशा इवन नंबर आएगा। ठीक है, अब ऑड को अगर ऑड से मल्टीप्लाई कर दें तो हमेशा जो नंबर आएगा वो ऑड नंबर होगा। और अगर ऑड नंबर को हम क्या कर दें, इवन से मल्टीप्लाई कर दें, यानी दो नंबर हैं, एक ऑड नंबर है एक इवन नंबर है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इवन नंबर आएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, कथन वाले क्वेश्चन इसी बेस पर पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चन को हम अगले वीडियो से लेके आएंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना जल्दी आप मैथ को कम समझ पाएंगे और उतने जल्दी अच्छे से क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि केबीएस पीआरटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिना अंकों की पुनरावृत्ति किए दिए गए संख्या 2874 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन सभी को सॉल्व करना है। आपके सामने संख्या क्या दी गई है, 2, 8, 7 और 4। जब इन्हें सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रत्येक अंक को रिपीट नहीं करना है, तो सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर बड़ी से उससे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, यानी और अगर संख्या को अवरोही क्रम में एक साथ लिख दें तो वो सभी बड़ी संख्या को देंगे और ये 4 डिजिट की होनी चाहिए। दूसरा, सबसे छोटी संख्या निकालें तो अगर आरोही क्रम में निकालें, यानी घटते से बढ़ते क्रम में निकालें, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया और 8, यानी 2478 जो होगा स्मॉलेस्ट नंबर होगा और ये ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके दिए गए संख्या 3, 8, 7 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो कोई भी संख्या हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर 8 है तो 8 को एक बार और ले लें। अब इससे कम लेंगे और इससे कम लेंगे तो सबसे बड़ी संख्या यही आएगी। और देखिए आपके किस ऑप्शन में ये संख्या आ रही है, दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन सही जवाब होगा। पहले पहले में कौन सा ऑप्शन होगा, पहले में ऑप्शन होगा दूसरा 8742 और 2478। आगे चलते हैं। 4, 5, 6, 0, 7 और 8 संख्याओं के अंकों का प्रयोग करके 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। ठीक है, तो अगर लिखें कोई संख्या रिपीट नहीं करनी है तो लिख सकते हैं 8, 7, 6, 5, 4 और 0। तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी आपकी 876540 होगी और जिस भी ऑप्शन में आंसर होगा वही आपका आंसर सही होगा। तो तीसरे ऑप्शन में ये आंसर मिल रहा है तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं केबीएस में। आप प्रीवियस पेपर भी उठाएंगे तो उसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा। 905 में किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग करके, ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताइए। अंतर बताना है। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे 4 अंक की और सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9950 होगा। ठीक है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट की, क्योंकि नंबर को क्या करना है, किसी भी अंक को 2 बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर अब बताइए कौन कौन सा होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर में हम क्या लिख सकते हैं, 5, 0, 0 और 9। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपका यही होगा। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 9 जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे बना 4 और यहाँ पे आया 9, यहाँ पे आया 4। तो ऑप्शन में 4, 9 आपका क्या आएगा, 4, 1 आएगा। तो जिस भी ऑप्शन में ये आंसर होगा
वो आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन मिलेगा? यहाँ ऑप्शन गलत लिखा हुआ था, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, जिसे अगर 4941 बना दें तो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको केबीएस एग्जाम में मिलेंगे और आपको उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5th नंबर। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n क्या होगा? भाई n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट में 1 रखें, रूट 2 रखें, रूट 3 रखें, तो क्या ये प्राकृतिक संख्या आ रही? नहीं। तो पहला क्वेश्चन गलत है। क्या ये पूर्ण संख्या होगी? गलत, बिल्कुल गलत, नहीं होगी। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन सही होगा कि ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। साथ में पूर्णांक हो रहा है तो ये पूर्णांक भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे। यदि x एक सम ऋणात्मक पूर्णांक है और तथा y एक विषम ऋणात्मक पूर्णांक है, तो बताइए x की घात y क्या होगी? ठीक है, तो अगर दोनों ऋणात्मक वैल्यू लें, माइनस x की वैल्यू -2 ले लें, ठीक है, और y की वैल्यू विषम ऋणात्मक पूर्णांक लेना है तो -3 ले लें। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -2 की पावर -3 होगा, और इसे अगर हल सॉल्व कर लें तो 1/-2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या आ रही है, तो यानी यहाँ से संख्या हम क्या बता सकते हैं कि तीसरा ऑप्शन सही होगा कि ये संख्या परिमेय संख्या होगी। 7वें क्वेश्चन की तरफ चलें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 0 एक प्राकृतिक संख्या है, गलत। 0 एक अपरिमेय संख्या है, गलत। 0 एक पूर्ण संख्या है, सही। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, गलत। यानी आपका तीसरा ऑप्शन 7वें में सही जवाब होगा। 8वें क्वेश्चन की ओर चलें। यदि यम और यन प्राकृतिक संख्या है तो यम अंडर रूट यन क्या होगा? हमेशा परिमेय संख्या होगी, गलत। हमेशा पूर्णांक संख्या होगी, गलत। हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी, गलत। अपरिमेय संख्या होगी, हाँ। दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब होगा कि यम रूट यन क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी। इसी क्रम में कल और भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, और अगर इस चैनल के साथ बने रहेंगे तो इतनी गारंटी है कि आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट आप किसी अदर चैनल से पढ़ना चाहें तो फुल छूट है, लेकिन मैथ आप क्वेश्चन देखते रहिए। इतनी गारंटी है कि मैथ में सारे क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं, सारे क्वेश्चन आएंगे यहीं से। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस पेपर को देखकर ही बनाया गया है, एग्जाम को देखकर बनाया जा रहा है, ताकि बच्चे सिलेक्ट हों। ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, हमें सिलेक्ट होना है। ठीक है, तो आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिए, जिससे क्या होगा, टीचर भी क्या होता है, उसका भी मनोबल बढ़ता है। तो जितना ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे वो मनोबल टीचर को बढ़ेगा, और टीचर अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेगा। यानी वो ऐसे कंटेंट देगा कि आप सिलेक्ट हो जाएं, एग्जाम देने के बाद आपको ये ना लगे कि हम ये नहीं पढ़ पाए थे। ठीक है, तो तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर विराम दिया जाता है। ठीक है, आप सभी मस्त रहिए, एग्जाम के लिए खस्त रहिए। ठीक है।